बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर, जैसा कि आपको मालूम है कि क्लीन थ्योरम हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है और इसका पार्ट 2 जो है हम स्टडी कर रहे हैं और पार्ट 2 का जो आज सेकंड पार्ट हम स्टडी करेंगे जो कि FA1 डॉट FA2 है। ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हुई हुई है, इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जिससे आपको हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में कि हम जब FA1 डॉट FA2 करते हैं तो हमें किन किन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने एक FA1 के नाम से लिया है और उसकी 3 स्टेट्स हैं और इनको मैंने स्टेट्स का नाम दे दिया है X1, X2 एंड X3। तो स्टेट X1 है, उससे A रीड होके X1 पे ही वापस आ रहा है, जबकि X1 से B रीड होके X2 पे जा रहा है। इसी तरह से X2 स्टेट से A रीड होके उसी स्टेट पे वापस आ रहा है और B के साथ हम X3 स्टेट पे जा रहे हैं। इसी तरह से X3 स्टेट के ऊपर A और B रीड होके उसी स्टेट के ऊपर वापस आ रहे हैं। ये प्लस का मतलब है कि X3 स्टेट हमारी पॉजिटिव स्टेट है, मीन फाइनल स्टेट है, एंड X1 आपकी इनिशियल स्टेट है। देन हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया है अपने FA1 का। जब हमने FA1 का ट्रांजिशन टेबल बनाया तो सबसे पहले हमने एक साइड पे उसकी स्टेट्स को लिख लिए और दूसरी साइड पे उसकी इनपुट्स को लिख लिया। तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम से भी बताया कि जब हम X1 से A को रीड करते हैं तो हम X1 पे वापस आ जाते हैं। इस तरह से जब हम X1 से B को रीड करते हैं तो हम X2 पे चले जाते हैं। देन हम X2 से A को रीड करते हैं तो X2 पे ही रहते हैं और जब X2 से B को रीड करते हैं तो हम X3 पे चले जाते हैं। X3 से जब हम A को रीड करते हैं तो हम X3 पर ही रहते हैं। इसी तरह से X3 से जब हम B को रीड करते हैं तो हम X3 पर ही रहते हैं। सिमिलरली यह हमारा FA2 है और FA2 की जो स्टेट है उसको मैंने Y1 और Y2 कह दिया। जो स्टेट हमारे पास FA2 है उसकी स्टेट्स को मैंने Y1 और Y2 कह दिए और Y1 से जब हम A को रीड करते हैं तो Y2 पे चले जाते हैं और Y1 से जब हम B को रीड करते हैं तो Y1 पर ही रहते हैं। इसी तरह से Y2 के ऊपर जब हम A को रीड करते हैं तो हम Y1 पे चले जाते हैं और Y2 से जब हम B को रीड करते हैं तो Y2 पे ही रहते हैं। देन इसका ट्रांजिशन टेबल आपके सामने गिवन है कि जब हम Y1 से A को रीड करते हैं तो Y2 पे चले जाते हैं और Y1 से जब हम B को रीड करते हैं तो हम Y1 पे ही रहते हैं। सिमिलरली Y2 से जब आप A को रीड करते हैं तो Y1 पे चले जाते हैं और Y2 से जब हम B को रीड करते हैं तो Y2 पर ही रहते हैं। देन जब आप क्लीन थ्योरम के अंदर FA1 डॉट FA2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक जो कि FA1 प्लस FA2 था उसमें आपने देखा था कि जब हम FA1 प्लस FA2 करते हैं तो हम जो स्टार्ट स्टेट है Z1 उसमें X1 और Y1 दोनों स्टेट्स को लेते हैं। तो जो आपका FA3 बन रहा है उसकी जो स्टार्ट स्टेट है Z1 उसके अंदर हम X1 को भी लेते हैं और Y1 को भी लेते हैं और बीच में और का वर्ड यूज करते हैं। अब सिनेरियो चेंज हो गया। अब हमने FA1 डॉट FA2 करना है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑपरेशन है। इसमें जब FA1 आपका कंप्लीट हो जाएगा तो देन आपका FA2 स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि जब हम FA1 डॉट FA2 का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ये हमेशा स्टार्ट होगा FA1 से और एंड होगा हमेशा FA2 पे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनिशियल स्टेट लेंगे FA1 की, मीन Z1 इज इक्वल टू X1 होगा। जो पहले हम X1 और Y1 करते थे अब हम X1 और Y1 नहीं करेंगे। अब हम X1 Z1 इज इक्वल टू X1 जस्ट यहां तक लेंगे। इसी तरह से FA1 डॉट FA2 के अंदर हम क्या करते थे, जो फाइनल स्टेट होती थी FA1 की वो भी हम लेते थे, जो फाइनल स्टेट होती थी FA2 की वो भी हम लेते थे और जहां पे ये दोनों कंबाइन होकर आ रही है उसको भी हम फाइनल स्टेट लेते थे। इसका मतलब है कि हमारे पास FA1 प्लस FA2 के अंदर मल्टीपल फाइनल स्टेट्स आ रही होती है। जैसा कि आपने लास्ट जो मैंने आपको लेक्चर दिया उसमें देखा था आपने कि Z2, Z4, Z5 ये सारी आपके पास फाइनल स्टेट थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब आप FA1 डॉट FA2 परफॉर्म करते हैं तो इसमें जो फाइनल स्टेट है वो जस्ट FA2 की लेते हैं,
जैसा कि अभी आपने देखा कि fa2 की जो फाइनल स्टेट है वो y2 है, तो y2 स्टेट z की जिस स्टेट में आएगी वो वाली स्टेट जस्ट फाइनल स्टेट होगी। तो ये एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जहां पे y2 स्टेट आएगी जस्ट वही आपकी फाइनल स्टेट होगी। जहां पे आपकी y2 स्टेट होगी वही जस्ट आपकी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। तो इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहली बात यह है कि वी टेक इनिशियल स्टेट ऑफ fa1 इन fa3। इसका मतलब ये है कि जो हम z1 लेंगे वो इक्वल टू x1 लेंगे। इसी तरह से हम जो फाइनल स्टेट है वो fa2 की लेंगे। वी टेक फाइनल स्टेट ऑफ fa2 इन fa3 मीन जो हमारे पास नया fa बनेगा उसके अंदर जो फाइनल स्टेट होगी वो वाली होगी जहां पे fa2 की फाइनल स्टेट आ रही है। जैसे अभी मैंने आपको y2 की एग्जांपल दी, तो fa3 की जिस स्टेट में y2 आएगा वो हमारी fa3 की फाइनल स्टेट हो जाएगी। ये दो बड़ी इनिशियल बातें जो कि fa1 डॉट fa2 के अंदर आपको ख्याल करनी पड़ती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात fa1 डॉट fa2 के अंदर आपने जहन में रखनी है जो कि बहुत ही जरूरी है। आप ये समझ लें कि कोर है fa1 डॉट fa2 का। जैसा कि आप देखें कि fa1 डॉट fa2 नाम से जाहिर है कि ये एक प्रोडक्ट ऑपरेशन है। जहां पे fa1 खत्म होगा वहां से fa2 स्टार्ट होगा, जहां पे fa1 एंड होगा वहां से fa2 स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक स्टेट ऐसी होगी जहां पे fa1 एंड हो रहा होगा और जहां से fa2 स्टार्ट हो रहा होगा। इसका मतलब है कि कोई दो स्टेट्स ऐसी होंगी जहां पे एक fa एंड हो रहा होगा और दूसरा fa स्टार्ट हो रहा होगा। जैसा कि fa1 की जो फाइनल स्टेट है वो है x3, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है fa1 का, जबकि y1 हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है fa2 का। तो जैसे ही हम x3 के ऊपर पहुंचेंगे हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हम fa2 की इनिशियल स्टेट पे भी पहुंच गए, यानी कि y1 पे भी पहुंच गए। तो जैसे ही हमारे पास fa1 की फाइनल स्टेट आएगी उसके साथ उसी वक्त हम fa2 की इनिशियल स्टेट भी ले लेंगे। ठीक है, इस बात को मैं एंड में जाके फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इस पूरे प्रोसीजर को देखें fa1 डॉट fa2 के, और उसके बाद मैं आपको एंड में जाके ये जो बात अभी मैंने बताई ये दोबारा रिपीट करूंगा ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाए। हम स्टार्ट करते हैं fa1 डॉट fa2 और हम क्या करते हैं कि z1 स्टेट इज इक्वल टू x1। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है कि हम इनिशियल स्टेट fa1 की लेते हैं तो z1 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा। तो नाउ वी टेक x1 एज इनिशियल स्टेट ऑफ fa3 दैट इज z1 इज इक्वल टू x1। और जब हम z1 स्टेट के ऊपर आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वी आर एट z1 एंड रीड a एंड b, एंड रीड a एंड b। यहाँ पे अब क्या होगा कि z1 से जब हम a को रीड करेंगे तो हम उसी स्टेट x1 पर ही आ जाएंगे। तो वो कौन सी स्टेट है हमारे पास, z1 स्टेट है। ये देखें FA के अंदर मैंने आपको बताया था कि x1 से जब आप a को रीड करते हैं तो x1 पर ही आ जाते हैं। यहाँ पे हमने वही चीज बताई, और ये क्योंकि पहले से स्टेट x1 इजिकल टू z1 है, ये पहले ही आप डिफाइन कर चुके हैं, तो लिहाजा कोई नई स्टेट नहीं बनेगी, यहाँ पे z1 स्टेट ही वापस आ जाएगी। इसी तरह से z1 से जब आप b को रीड करेंगे, z1 से जब आप b को रीड करेंगे तो आप क्या करेंगे, x2 पे चले जाएंगे। अब x2 स्टेट जो है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपके पास ये एक नई स्टेट z2 बन जाएगी। तो z1 से जब आप b को रीड करेंगे तो आपके पास x2 z2 एक नई स्टेट आ जाएगी। इसी तरह से फिर आप नई स्टेट z2 लेंगे और उसके ऊपर a और b को रीड करेंगे। तो हमने z2 इक्वल टू x2 नई स्टेट को लिखा, फिर हमने ये बताया कि वी आर एट z2 एंड रीड a एंड b। हम z2 के ऊपर आ गए और हम a और b को क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो z2 के ऊपर जब हम a को रीड करेंगे तो हम x2, ये देखें जब हम x2 के ऊपर a को रीड करेंगे तो उसी स्टेट पे रहेंगे, तो हमारे पास x2 वापस आ जाएगा जो कि z2 स्टेट ही है, कोई नई स्टेट नहीं बनी। लेकिन आप देखें ये x3 स्टेट है जो कि एंडिंग स्टेट है fa1 की, और ये इनिशियल स्टेट है y1। ठीक है, अब आपने ये बात समझनी है कि जब हम z2 से b को रीड करेंगे, ये देखिए जब हम z2 से मीन x2 से b को रीड करते हैं तो हम x3 पे आ जाते हैं।
अब x3 क्या है, एंडिंग स्टेट है fa1 की। तो fa1 डॉट fa2 के अंदर जब भी आप इनिशियल स्टेट की fa1 की फाइनल स्टेट पे आते हैं, आप बाय डिफॉल्ट fa2 की इनिशियल स्टेट इसके साथ ले लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, x3 के साथ y1 को ले लिया, x3 एंड y1। अब जब भी fa1 की फाइनल स्टेट जहां भी आएगी, आपने उसके साथ y1 ले लेना। ये बाय डिफॉल्ट इसके साथ आता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि ये y1 कैसे आ गया। तो जब आप fa1 की फाइनल स्टेट पे जाते हैं, तो आप fa2 की इनिशियल स्टेट को उसके साथ ले लेते हैं, और इससे आपको बहुत फायदा होगा फ्यूचर में, क्योंकि यही वो स्टेप है जिससे हमारा fa1 डॉट fa2 जो है वो डिफरेंशिएट करता है fa1 प्लस fa2 से। तो Z2 से जब हमने B को रीड किया तो हम x3 पे आए, क्योंकि x3 फाइनल स्टेट थी, इसलिए हमने fa2 की इनिशियल स्टेट को इसके साथ ले लिया, जो कि Z3 स्टेट। ये मैंने टिप के तौर पे भी लिख दिया है कि फाइनल स्टेट fa1 की और इनिशियल स्टेट fa2 की, जैसे ही हम फाइनल स्टेट ऑफ fa1 पहुंचे तो हमने y1 को साथ ले लिया, और इन दोनों को मिला के हमने जो fa3 था उसकी Z3 स्टेट बना ली। अब Z3 स्टेट क्या है, x3 एंड y1 है, x3 एंड y1 है, क्योंकि यहाँ पे दोनों, अब जाहिर सी बात है जो हमारा fa3 बनेगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है fa1 डॉट fa2 का, तो इसका मतलब है कि जो fa3 है वो तो एक है, लेकिन वो मिल दो fa से बन के रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा fa1 कहीं पे एंड हो रहा होगा और fa2 कहीं से शुरू हो रहा होगा, तो उन दोनों को हमने मिला दिया, उनके मिलाने से जो स्टेट बन गई उसको हमने Z3 कह दिया, और जो कि x3 एंड y1। मतलब जब भी आपके पास x3 आएगा आप, तो आपने उसके साथ क्या करना है, उसके साथ आपने y1 लाजमी लेना है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देख लें, वहां थोड़ा सा आपको शायद नजर ना आ रहा हो। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास x3 एंड y1, तो ये हमारे पास Z3 स्टेट बन गई। अब ये देखिए, Z3 स्टेट है हमारे पास x3 एंड y1। Z3 स्टेट क्या है हमारे पास, x3 एंड y1 है। अब देखें, वी आर एट Z3 एंड रीड a एंड b। अब हम Z3 स्टेट के ऊपर हैं। अब Z3 स्टेट क्या है, x3 एंड y1 है। Z3 हमारे स्टेट हमारे पास क्या है, x3 एंड y1। अब हम जब Z3 के ऊपर a को रीड करेंगे, Z3 के ऊपर a को रीड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए सबसे पहले x3 से हम a को रीड करेंगे। अब देखिए, जब हमने यहाँ ऊपर चलते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये x3 स्टेट है हमारे पास, इससे जब a को रीड करेंगे तो इसके हम किस स्टेट पे आएंगे, x3 स्टेट पे वापस आ जाएंगे। लेकिन जब हम x3 स्टेट पे वापस आएंगे और हम x3 लिखेंगे, क्योंकि x3 fa1 की फाइनल स्टेट है, तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट हम एंड y1 लाजमी लिखेंगे, एंड y1 लाजमी लिखेंगे। ये बात आपने याद कर लेनी, तभी आप fa1 fa2 को अच्छी तरह समझ सकेंगे। अब ये देखें कि जब मैंने Z3 पे a को रीड किया, तो x3 से a को रीड किया, तो x3 तो उसकी वजह से आया, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है, इसलिए एंड y1 इसके साथ आया। y1 क्या हुआ, इस x3 की वजह से y1 आया, और y1 पे अलग से जब मैंने a को रीड किया, तो आप देखें y1 पे जब मैंने अलग से a को रीड किया, तो मैं y2 पे चला गया। अब ये y2 भी हम वहां पे लिखेंगे, कि अलग से y2 भी मैंने लिख दिया। ये देखिए, तो हमारे पास टोटल क्या बना, x3 एंड y1 एंड y2। ये स्टेट पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये Z4 की फॉर्म में अब एग्जिस्ट करती है। अब हमने इस स्टेट को Z4 का नाम दे दिया। यही बात दोबारा सुन लें कि जब आप Z3 स्टेट के ऊपर a को रीड करेंगे, तो आपके पास x3 तो आएगा ही आएगा, उसके साथ बाय डिफॉल्ट y1 भी आएगा, और जब आप y1 से a को रीड करेंगे, तो आपके पास y2 आ जाएगा। ये Z4 एक नई स्टेट बन गई आपके पास। इसी तरह से जब आप Z3 स्टेट के ऊपर b को रीड करेंगे, तो आप देखें, जब आपने x3 से b को रीड किया, तो x3 आ गया, एंड जब x3 ऊपर वाली बात, जब x3 आएगा तो y1 उसके साथ आएगा, और जब इस y1 को के ऊपर जब आप b को रीड करेंगे,
तो फिर आपका y1 ही वापस आ जाएगा। जब दो बार एक ही चीज लिखी हुई आए y1 तो उनको एक बार ही लिखते हैं। तो हम इसको x3 y1 एक ही बार कंसीडर करेंगे, जो कि Z3 स्टेट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास Z3 स्टेट ही वापस आ जाती है। ठीक है, फिर आपके पास Z4 स्टेट जो अभी हमने ऊपर वाली स्टेट में बनाई थी, Z4 इज इक्वल टू x3 एंड y1 एंड y2। अब हम क्या करते हैं, वी आर एट Z4 रीड ए एंड बी। अब हमने Z4 पे ए और बी को रीड करना। जब Z4 पे ए को रीड करेंगे, अब आप देखें जब आप x3 के ऊपर ए को रीड करेंगे तो x3 वापस आएगा, एंड y1 एक बार y1 इस x3 की वजह से आया। फिर इस y1 पे जब आपने ए को रीड किया तो देखें y2 आ गया। क्या आ गया? y2 आ गया। ठीक है बात। जब आपने y1 पे ए को रीड किया तो आपके पास क्या आ गया? y2 आ गया। और जब y2 के ऊपर ए को रीड करेंगे, देखिए मैं आपको बार बता देता हूँ कि जब आप y2 के ऊपर ए को रीड करेंगे तो आप वापस y1 पे चले जाएंगे। वापस कहाँ चले जाएंगे? y1 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे y2 से जब आप a को रीड करेंगे तो y1 ही, क्योंकि दो बार y1 आ रहा था इसलिए मैंने एक ही बार y1 लिख दिया। क्योंकि दो बार y1 आ रहा था तो इसलिए मैंने एक ही बार यहाँ पे y1 लिख दिया। यहाँ पे y2 एंड y1 एक और बार आएगा यहाँ पे, लेकिन मैंने एक ही बार लिखा है क्योंकि क्योंकि एक बार y1 तो इसकी वजह से आया और एक और बार जो है ना y2 की वजह से y1 आया। और ये वाला जो y2 है ये इस y1 पे a को रीड करने की वजह से। इसी तरह से हमारे पास जब हम Z4 के ऊपर B को रीड करेंगे तो फिर आप देखें x3 से B को रीड करेंगे तो x3 आएगा, एंड y1 उसके साथ आ जाएगा। जब y1 के ऊपर आप B को रीड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? y1 ही वापस आ जाएगा। y1 ही वापस आ जाएगा। और इसी तरह से जब आप y2 के ऊपर B को रीड करेंगे तो y2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना एंड y2 आएगा, एंड y2 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास एंड y2 आएगा। ये मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर y2 भी आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपने y2 भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एंड y2 आएगा। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे एंड y2 आएगा। तो आपके पास दो दफा y1 होंगे तो ये एक बार आ जाएगा। देखना x3 एंड y1, एंड यहाँ पे y2 भी आ जाएगा। ये y2 y2 आपने यहाँ लिखना है x3 एंड y1 एंड y2। और यहाँ पे आपके पास ये x3 स्टेट नहीं बनेगी बल्कि ये x4 स्टेट बनेगी। x4 स्टेट Z4 स्टेट बनेगी, सॉरी। ये भी आपके पास Z4 स्टेट बन जाएगी। ठीक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना। ये एक मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर एंड y2 भी आएगा, और ये दो दफा y1 है तो एक बार ये आ जाएगा और साथ इसके एंड y2 भी आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे Z4 आएगा, यहाँ Z3 नहीं आएगा, Z4 आएगा। ये मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है जी, तो ये फिर मैंने लिख भी दिया है कि दो दफा y1 आ जाए तो आप उसे एक बार ही y1 लिखते हैं। ठीक है ना जी, इस तरह से आपका ये। अब आप देखें जो आपके पास चार स्टेट्स बनी थी, उन चारों स्टेट्स के ऊपर आपने ए और बी को रीड कर लिया और कोई नई स्टेट मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपका जो fa1 डॉट fa2 का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पास हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, जो हमारा fa1 डॉट fa2 वाला प्रोसीजर है उसके लिहाज से। ठीक है ना, तो Z1 से जब आप ए को रीड करेंगे तो Z1 पे, इसी तरह से Z1 पे जब आप बी को रीड करेंगे तो आप Z2 पे आ जाएंगे। फिर Z2 से जब आप ए को रीड करेंगे तो फिर आप Z2 पे ही आएंगे, और Z2 से जब आप बी को रीड करेंगे तो Z3 पे आएंगे। इसका आसान तरीका ये है ट्रांजिशन टेबल बनाने का, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि जो आपने स्टेट्स बनाई हैं उनके ऊपर आप चले जाएं।
आप ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो यहाँ से देखते जाएं कि Z1 से जब आपने A किया तो आप Z1 पे आ गए, Z1 से ही जब आपने B किया तो आप Z2 पे आ गए, फिर आपने जब Z2 से A और B रीड किया तो फिर इसकी वाली स्टेट पे बनी है, देखें Z2 से A को रीड करेंगे तो Z2 पे, Z2 से जब आप B को रीड करेंगे तो Z3 पे, और Z3 से जब आप A को रीड करेंगे तो Z4 पे, और जब आप Z3 से B को रीड करेंगे तो आप Z3 पे। ठीक, इसी तरह से फिर आपके पास Z4 स्टेट आ जाएगी। Z4 से जब आप A को रीड करेंगे तो आप Z4 पे रहेंगे, और जब B पे रहेंगे, जब B को रीड करेंगे तो आप Z4 पे ही। इसको आपने बेटे करेक्ट करना है। ये Z3 मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पे बाई 2 आएगा और यहाँ पे ये Z4 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने करेक्ट भी कर दिया, देखिए मैंने बाई 2 लिख भी दिया है यहाँ पे येलो कलर से। इसको आपने करेक्ट कर लेना है, ये मुझसे स्लाइड मिस्टेक हो गई थी यहाँ, मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, फिर आपने ये ट्रांजिशन टेबल देखिए मैंने बताया था, यहाँ पे भी आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, ये भी मैं कर देता हूँ। ये आपके पास जो है ना, मैं इसको यहाँ भी मैं येलो कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये 4 लिखना है। ठीक है ना, ये Z4 मैंने लिख दिया, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने Z3 को Z4 करेक्ट कर दिया। इसी तरह से फिर हम इसका जो है वो डायग्राम बना लेंगे। अब आप ये देखें कि मैंने Z1 स्टेट बना दी, Z2 स्टेट, Z3 स्टेट और Z4 स्टेट। यहाँ पे जब आप A को रीड करेंगे तो Z1 पे ही रहेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी, ये देखिए आपने Z1 से A को रीड किया तो Z1 पे, ये मैंने यहाँ शो कर दिया। इसी तरह से Z1 से जब आपने B को रीड किया है तो आप Z2 पे चले गए, जो मैंने यहाँ शो कर दिया। Z1 से जब आप Z2 पे चले गए तो मैंने वो भी यहाँ पे शो कर दिए B के साथ। ठीक है, इसी तरह से Z2 से जब आपने A को रीड किया तो आप Z2 स्टेट पर ही रहे, और जब आपने B को रीड किया तो आप Z3 पे चले गए। Z3 से जब आपने A किया तो Z4 पे चले गए, और जब B को रीड किया तो Z3 पे ही रहे, और Z4 से जब आपने A किया तो आप Z4 पे रहे, और B किया तो भी Z4 पे रहे। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ से मैं अरेज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये बल्कि जहाँ पे आपका सॉरी, इसको मैं अनडू कर देता हूँ। क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमने ये मिस्टेक जो हुई थी मैंने उसको बता दिया कि जो येलो निशान है ये बी जो है ये ए के साथ A कामा बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो Z4 से A को रीड करेगा तब भी वो Z4 पे रहेगा, B को रीड करेगा तब भी वो Z4 पे रहेगा। ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर है FA1 प्लस FA2 का। एक बात एंड में रह गई है कि हमारी इसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कौन सी होगी। इनिशियल स्टेट तो डेफिनेटली Z1 ही होगी, जबकि जो फाइनल स्टेट है वो हमारी कौन सी स्टेट होगी जिसमें FA2 की फाइनल स्टेट आएगी। अब आप देखते हैं कि FA2 की फाइनल स्टेट कहाँ आ रही है, इनके Y3 कहाँ आ रहा है। अब आप ये देखें अगर, तो Y3 जो है आपका, सॉरी Y2 जो है आपका Z4 स्टेट में आ रहा है, Y2 आपका कहाँ आ रहा है, Z4 स्टेट में आ रहा है। तो जो Z4 स्टेट होगी क्योंकि Y2 FA2 की फाइनल स्टेट है, तो जहाँ पे Y2 आएगा वहां पे वही आपकी फाइनल स्टेट होगी, तो वो Z4 है। तो ये देखिए Z4 आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है आपके पास FA1 प्लस FA2 का, FA1 प्लस FA1 डॉट FA2 का, FA1 डॉट FA2 का। ठीक है जी, तो गाइस मैंने आपको आज के लेक्चर के अंदर जो है वो FA1 डॉट FA2 का कंप्लीट प्रोसीजर समझा दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोबारा एक बार समझ लें कि जब भी आप FA1 डॉट FA2 करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले दो FAs बना लेते हैं और उनका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप Z1 लेते हैं तो उसमें आप X1 लेते हैं। ठीक है, Z1 के साथ X1 लेते हैं, X1 और X2, X1 और Y1 नहीं लेते, क्योंकि जब आप FA1 प्लस FA2 करते हैं तो उसमें आप FA1 और सॉरी Z1 के अंदर आप X1 और Y1 लेते हैं, लेकिन जब आप FA1 डॉट FA2 करते हैं तो Z1 के अंदर सिर्फ X1 लेते हैं, सिर्फ
x1 लेते हैं और फिर सारा प्रोसीजर करते हैं। और जब आप FA1 की फाइनल स्टेट यानी कि जैसे कि आप x3 पे पहुंचे थे तो आपने एंड y1 उसके साथ ले लिया था, तो ये काम आपने लाजमी करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। इसमें और प्रीवियस मेथड में यही डिफरेंस है कि आप जब FA1 की फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं तो आप FA2 की इनिशियल स्टेट भी ले लेते हैं। और फिर जब जब जितनी बार भी आपके पास FA1 की फाइनल स्टेट आएगी उतनी बार जो FA2 की इनिशियल स्टेट है वो आप बाई डिफॉल्ट लेते रहेंगे। अलग से भी उसके ऊपर ए और बी को रीड करेंगे और x3 के साथ भी उसको एक बार लेंगे। तो इसकी वजह से आपके पास कुछ स्टेट रिपीट होती है, 2 बार आ जाती हैं। तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि जब 2 बार आ जाए तो फिर एक ही बार लेना है। फिर आपने सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, उसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है और उसकी डायग्राम बनानी है। इनिशियल स्टेट Z1 को लेंगे और फाइनल स्टेट Z की उस स्टेट को लेंगे जिसमें FA2 फाइनल स्टेट जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट प्रोसीजर है FA1 डॉट FA2 का। बुक के अंदर आपके पास इसकी डिफरेंट जो है वो एग्जांपल मौजूद है। एक मैंने करवा दी है आपको, इसके डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर भी बता दिए। आप इसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 से 3 बार इस सवाल को बार बार रिपीट करें और उससे आपको समझ आ जाएगी इसका प्रोसीजर क्या है। फिर जो बुक में एग्जांपल है उनको आप 1-2 बार रिपीट करें। फिर इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप परफॉर्म करें। तो ये 5-6 क्वेश्चन करने से या 5-7 बार करने से आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई बात समझते हैं कि आपको समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मेरी वेडनेसडे को 11 बजे आपके साथ ऑनलाइन सेशन होगा इसी मीट पे, गूगल मीट पे, और मैं आप लोगों को टाइमिंग की ईमेल भी कर दूंगा। इंशाल्लाह वेडनेसडे को 11 बजे जो जो स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम है और चैप्टर नंबर 7 के हवाले से वो मजीद चीज़ें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या उनकी कोई थ्योरी है तो वो मुझसे आप पूछ लें। क्योंकि हमने पार्ट 1 क्लास में कर लिया था, पार्ट 2 भी क्लास में कर लिया था जो कि TG इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन था। एक पार्ट हमारा रह गया था एफ इज इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन, वो मैंने उसके जो है ना वो 2 पार्ट्स जो है आपको करवा दिए। जो अभी आपने वीडियो देखी है उसके ही एंड के ऊपर मैंने इसका लास्ट पार्ट भी किया हुआ है जो कि FA का स्टैटिक है। तो वो भी मैं आपको कुछ देर में जो है वो करवा दूंगा और उसके बाद क्वेश्चन के हवाले से भी कुछ आपको गाइड कर दूंगा। इसमें एक जो एंड में मेथड रह गया है जो कि NFA है, उसको आप FA में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक डिफिकल्ट टॉपिक है। आई थिंक कि जब इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे और हम क्लास में चीज़ों को स्टडी करेंगे तो वो एक मेथड मैं आपको उस टाइम पे करवा दूंगा। वो बहुत यूज़फुल है क्योंकि जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि NFA से FA से रिलेटेड वहाँ पढ़नी पड़ेंगी। तो वो मेथड मैं आपको लाजमी करवाऊंगा। वो बेशक मैं नेक्स्ट मंथ करवा दूँ, उसका वो नहीं, लेकिन पेपर में आपकी यही 3 मेथड आएंगे। मैंने एक असाइनमेंट भी बना लिया आपकी, वो असाइनमेंट भी मैं इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपसे डिस्कस करके अपलोड कर दूंगा। तो आपने जो है वो असाइनमेंट भी करनी है और ये लेक्चर भी देखने हैं। और इसी वेडनेसडे तक मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 8 की वीडियो और चैप्टर नंबर 9 की वीडियो भी सेंड कर दूंगा। तो आपने जो वेडनेस वाले दिन है उसमें मुझसे सिर्फ चैप्टर नंबर 7 के हवाले से क्वेश्चनिंग करनी है। फिर हमारा एक सेशन इंशाल्लाह इसी वीक के एंड में होगा, फ्राइडे या सैटरडे को। उसमें फिर आप चैप्टर नंबर 8 एंड 9 के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बाय ईमेल भी बता सकते हैं या फिर आप मुझे वेडनेसडे को जो हमारा लाइव सेशन होगा उसके अंदर भी आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।